देखो बच्चे, कल हमने पढ़ा था जो हमारे नॉर्मल लाइट होती है वो किसी भी सोर्स से निकलती है तो उस सोर्स के परपेंडिकुलर किसी भी प्लेन में जा सकती है। दिस वाज आवर नॉर्मल लाइट। फिर हमने सीखा था अगर हम इसको एक खास तरह के प्रिज्म जिसको बोलते हैं निकोल प्रिज्म से पास करें। इस निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है, इसको पोलराइज करना, यानी कि ये जो लाइट सभी प्लेन में जा रही है किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में लेके आना। जैसे मान लो ये हो गया, तो इस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। जो निकोल प्रिज्म है इसको हम पोलराइजर भी कहते हैं। ये पोलराइजेशन का काम करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पोलराइजर। फिर हमने कहा कि अगर मैं इसको एक सॉल्यूशन से पास करूं, मान लो कोई एक सॉल्यूशन है इस कंटेनर में रखा हुआ है। अब सॉल्यूशन से पास करने के बाद कुछ पॉसिबिलिटीज हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मतलब होगा नहीं होगा मैं नहीं मालूम, लेकिन क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो डिस्कस करते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइट यहाँ से पास होने के बाद जैसा था वैसा ही रहे। बोलो सही बात है? पॉसिबिलिटीज की बात करें, क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है? हो सकता है। हो सकता है। क्या पॉसिबिलिटी में ये भी हो सकता है कि जो डायरेक्शन है इसका चेंज हो जाए? हाँ। वेरी गुड। अब अगर चेंज हुआ है तो मुझे मालूम है इसमें भी दो पॉसिबिलिटी बनेगी। अब सोचो कैसे। एक तो ये इधर घूम जाए, मतलब क्लॉकवाइज, या फिर दूसरा ये इधर घूम जाए एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर घूमता है, पहली बात अगर नहीं घुमा तो ऊपर वाले कंडीशन में आ गया, लेकिन अगर चेंज हुआ तो दो तरीके से चेंज हो सकता है। ये हो सकता है क्लॉकवाइज घूम जाए, या तो हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज घूम जाए। क्या और कोई केस पॉसिबल हो सकता है इसमें? घूमने वाला नहीं सर। हम क्या किए, जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसको एक सॉल्यूशन से पास किए। अब अगर सॉल्यूशन से पास करने के बाद भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट में कोई चेंज नहीं आता, उसका डायरेक्शन सेम ही है, तो उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब जो उसको रोटेट नहीं करा पा रहा है। लेकिन क्या कुछ ऐसे भी सॉल्यूशन हो सकते हैं जो इसको रोटेट करा देंगे? हाँ। जो कराएंगे उनको हम क्या बोलेंगे फिर? ऑप्टिकली एक्टिव। अब मैं मान रहा हूं अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो रोटेशन होगा। अब रोटेशन कैसा हो सकता है? या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। और कोई ऑप्शन है आपके माइंड में? नो नहीं है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं ये घूम के ऐसा हो गया। कैसा घुमा होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज देखे ध्यान से तो किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है? राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ? ऊपर वाला राइट की तरफ। वेरी गुड। हम इसको राइट मानेंगे। राइट को ही हम डेक्स्टर वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। किस वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं? डेक्स्टर। राइट और डेक्स्टर का मीनिंग एक ही है, इसीलिए हम इसको डेक्स्ट्रो रोटेशन कहते हैं। कौन सा रोटेशन? डेक्स्ट्रो, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है। इसको हम प्लस या डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्लस का मतलब भी होता है क्लॉकवाइज और डी का मतलब डेक्स्ट्रो होता ही है। क्या कुछ पॉसिबिलिटी ऐसी भी थी कि जो मेरा ये राइट की तरफ घुमा ये लेफ्ट की तरफ भी घूम सकता था? हाँ। अब देखिए अगर लेफ्ट की तरफ घूमता कैसा हो जाता? इतना एंगल। तो जब ये लेफ्ट की तरफ घूमता तो हम इसको या तो माइनस लिखते हैं या तो एल लिखते हैं, और इसका मतलब होता है लेइवो। लेइवो का मतलब लेफ्ट। फिर से सुने आप, मैंने ये चीज़ सीखा कि जो हमारा नॉर्मल लाइट है वो प्लेन के हर डायरेक्शन में घूमता रहता है परपेंडिकुलर। अगर हम उसको निकोल प्रिज्म नामक एक पोलराइजर से पास करें तो वो सारे लाइट्स को एक डायरेक्शन के प्लेन में कर देगा, यानी कि सब एक प्लेन में आ जाएंगे। फिर अगर मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक सॉल्यूशन से पास करूं
और सॉल्यूशन एज इट इज जैसा था वैसा ही डायरेक्शन रखे, यानी उसको रोटेट ना कराए, तो उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्यूशन से पास होने के बाद प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। अब अगर राइट साइड की तरफ होती है तो डेक्स्ट्रो बोलेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ होती है तो लेवो बोलेंगे। डेक्स्ट्रो का मतलब क्लॉकवाइज और लेवो का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। बोल बात समझ में आ गई ये? ये सर। हाँ, एक बार पूरा ध्यान से देख ले, इसमें कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही है। कल हमने ये चीज़ सीख लिया था यहाँ तक। आज हमने सीखा है कि जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है। अब इस सॉल्यूशन की खास बात ये होगी, या तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराएगा या तो नहीं कराएगा। अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कराया तो हम बोलेंगे उसको ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर नहीं कराया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम बात करें, इनके एग्जाम्पल्स कभी पूछे तो नहीं जाते हैं, बट आप एक एक याद रख लो। एक डेक्स्ट्रो होगा, इसका एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड, मतलब कि दूध के अंदर कौन सी एसिड मिलती है हमें? लैक्टिक एसिड। एक इसका भी याद रख लो, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल। अब अगर मैं बात करूं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, तो इसमें हमारा शुगर हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, ग्लूकोज के साथ साथ फ्रक्टोज हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकती है। ये जो कंपाउंड्स है ना, दे आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होने का मतलब क्या होगा? अगर हम इससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करें तो ये क्या करेंगे? उसको रोटेट कराएंगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। ये कैम्फर हो सकता है, कैम्फर जानते हैं? हाँ, टार्टेरिक एसिड हो सकता है। ऐसे करके ढेर सारे कंपाउंड हो सकते हैं। तो आपको इनके नाम नहीं रटने, बस एक एक एग्जाम्पल याद रखना आपको। वो भी पूछा नहीं जाता आपसे, वो आपसे बस इतने पूछना चाहेगा कि डेक्स्ट्रो लेवो क्या होते हैं। तो आपको बताना है डेक्स्ट्रो इज द कंडीशन इन विच प्लेन पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग फ्रॉम ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस टू ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या सर? अगर मुझे डेक्स्ट्रो को डिफाइन करना है कि डेक्स्ट्रो क्या होता है, तो हम क्या कहेंगे? जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास होगा और किधर की तरफ घूमेगा? राइट की तरफ, या तो फिर कहेंगे जब क्लॉकवाइज घूमेगा। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, व्हेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज पास थ्रू ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन एंड द प्लेन polarized gets rotated in the clockwise direction, this condition is known as Dijkstra condition. Whereas if the same plane polarized light passes through optically active solution and it gets rotated in the anti-clockwise direction, it is called LIGO. आगे समझ में? यस सर। अब सुनना, क्या मैंने ये चीज नोटिस की है कि जो रोटेशन हो रहा है कुछ एंगल हो रहा होगा? मान लो एंगल कितना है? अल्फा। हाँ। अब अगर मुझे ये पता करना है कि ये अल्फा एंगल कितना है, तो उसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है और उसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर। क्या बोलेंगे? पोलरीमीटर। मीटर का मतलब होता है एक तरह का डिवाइस, मेजरिंग डिवाइस है। ये किसको मेजर करेगा? पोलराइजेशन को, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट कितना रोटेट किया है, इसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड पोलरीमीटर। इस पे बेस्ड आपका 1 नंबर का सवाल बोर्ड में आता रहता है, वेरी शॉर्ट वाले में। एक बात और सुनते सुनते चलें। मान लो मेरे पास एक कंपाउंड है, या फिर प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही है। मैंने ना इसको पहले डेक्स्ट्रो घुमाया और बाद में मैंने इसे क्या घुमा दिया? लेवो। तो बताओ जो सब्सटेंस बन के आएगा फाइनल दोनों के घूमने के बाद, वो कैसा होगा? ऑप्टिकली एक्टिव, इनएक्टिव? मतलब दोनों? हाँ, वैसा ही रहेगा फिर तो। नहीं, मैंने क्या किया, एक बार डेक्स्ट्रो पास करा दिया, फिर एक बार लेवो से पास करा दिया, तो उस पर क्या चेंज आएगा? जब डेक्स्ट्रो करेंगे तो क्लॉकवाइज घूमेगा, फिर लेव कर देंगे तो फिर मतलब
एंटी क्लॉकवाइज तो सेम आ जाएगा। हाँ, फिर वो अपनी इनिशियल कंडीशन में ही आ जाता है, क्योंकि डेक्स्ट्रो और लेवो दोनों एक दूसरे इफेक्ट को क्या कर चुके होते हैं, कैंसल आउट। बोलो बात समझ में आ गई अब? यहाँ तक अब Yes, कोई sir. दिक्कत तो नहीं है आपको? जो सॉल्यूशन No, sir. से पास करने के बाद रोटेशन हुआ था, रोटेशन हुआ था, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। और इस नेचर या प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बोलो समझ में आ गई ये चीज़? Yes, sir. ठीक है, आज हम नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अपने यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ तक पढ़ लिए होंगे। Yeah. हाँ. ठीक है, अब इसको यहाँ तक पढ़ लीजिए, सीधे ऑप्टिकल एक्टिविटी तक। ये भी आपको बताया गया है। पोलरीमीटर क्या है, एक तरह का डिवाइस है जो कि क्या करता है, बताता है कि रोटेशन कितने एंगल तक हुआ है। ये देखिए, एक सोर्स ऑफ लाइट है, नॉर्मल लाइट है, इसे पास किया गया किससे, निकोल प्रिज्म से। निकोल प्रिज्म किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। Yes. और ये बन गया हमारा कौन सा लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट। इसको एक सैंपल ट्यूब से पास किया गया जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन था, ठीक है, और माना गया जो सॉल्यूशन है वो क्या था, ऑप्टिकली एक्टिव था। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो जाहिर सी बात है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कराएगा। अब मैं मान रहा हूँ कि ऑप्टिकली एक्टिव में भी वो कौन सा था, डेक्स्ट्रो टाइप था, तो किधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, Clockwise. क्लॉकवाइज। और जो लाइट ऐसी थी परपेंडिकुलर, वो लाइट थोड़ा सा रोटेट होकर ऐसी हो जाती है। बोलो आगे समझ में? हाँ. और ये हमारा एनालाइजर, एनालाइजर का मतलब हम यहाँ से एनालिसिस करके देख रहे हैं कि रोटेट हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए ये दोनों पढ़ लीजिए। हाँ, इसका मतलब ये है कि जो प्लस वाला है वो कैसा होगा, डेक्स्ट्रो, Dexter. डेक्स्ट्रो। यानी कि अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ठीक है। माइनस वाला कैसा होगा, लेवो, यानी कि कुछ ऐसा। आप बताएं दोनों के फॉर्मूला में कोई चेंज होगा क्या, कंपाउंड तो वही है, बस चेंज कहाँ हुआ है, रोटेशन का। एक को हमने राइट साइड घुमा दिया, दूसरे को लेफ्ट साइड, क्या उससे कंपाउंड बदल जाएगा। अगर मेरे पास एक बुक है, ठीक है, Solution. हाँ, आप मान लीजिए हमारे पास एक बुक है, बुक, अगर मैं उस बुक को राइट साइड घुमा दूं, फिर उसी बुक को मैं लेफ्ट साइड घुमा दूं, तो क्या राइट और लेफ्ट घुमाने से बुक में कोई चेंज आएगा क्या? क्या Sir. बुक में जो कंटेंट पहले था बाद में भी बुक का वही कंटेंट होगा घूमने के बाद? हाँ. यानी वो जिससे बना है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो जो फॉर्मूला रहा होगा बुक का पहले, क्या बाद में भी वही रहेगा? Yes, sir. लेकिन दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? हम्म. जब ऐसे कंपाउंड्स मिल जाते हैं जिनके फॉर्मूला सेम होते हैं लेकिन उनके प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, Isomer. आइसोमर्स। और अगर ये आइसोमेरिज्म की जो प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल की वजह से आ रही है, लाइट की वजह से आ रही है, उसके मिरर इमेज की वजह से आ रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? अच्छा. Yes, sir. ठीक है। अगला टॉपिक थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बच्चों देखो ट्राई करते हैं। आगे हमें पढ़ना है स्टीरियो सेंटर, स्टीरियो सेंटर। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक है सेंटर, दूसरा है स्टीरियो। कई बार सेंटर की स्पेलिंग आपको ER भी मिल सकता है। तो समझते हैं, जब हम कार्बन के 4 बॉन्ड, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। 4. अगर ये चारों बॉन्ड 4 अलग अलग स्पीसीज के साथ बना हुआ है, मान लें यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q,
यहाँ है आर और यहाँ पर एस। बताए क्या चारों सेम है अलग अलग है? मतलब क्या? जो भी इस बॉन्ड के साथ जुड़े हैं कार्बन के साथ, चार लोग, पी क्यू आर एस, अलग ये सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। अलग अलग है। तो उस केस में जो हमारा कार्बन होता है इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? स्टीरियो सेंटर। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर मैं इसका मिरर इमेज बनाऊं तो देखो कैसा बनेगा। मतलब दो कंपाउंड के बीच का जो गैप है उसको स्टीरियो सेंटर बोलेंगे। नहीं, सेंटर का मतलब जो बीच में हो। अगर किसी कंपाउंड का जो बीच वाला हिस्सा सेंट्रल आपका एटम है, अगर वो चार डिफरेंट अलग अलग लोगों से जुड़ा हुआ है तो उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर, या फिर हम इसको बोल चाल नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो असिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब जिस सेंटर एटम से सारे अटैच है हाँ, उसको। अगर मेरे पास कोई एक सेंट्रल एटम है, मान लें हमारे पास तो कार्बन नहीं रहेगा, जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं हमारे पास सेंटर में हमेशा कौन रहने वाला है? कार्बन। इससे जुड़े अगर चारों लोग एक ही हैं तो वो सिमेट्रिकल कंडीशन होगी, और अगर चारों अलग अलग हैं तो असिमेट्रिकल कंडीशन होगी। अगर असिमेट्रिकल कंडीशन है तो जो हमारा सेंटर में कार्बन है ना, इसी कार्बन को हम असिमेट्रिक कार्बन, स्टीरियो सेंटर, या फिर हम इसको कायरल कार्बन कहते हैं। सबसे ज्यादा पॉपुलर और काम में आने वाला अगर कोई वर्ड है तो ये है कायरल। कायरल का मतलब क्या समझ में आ गया मुझे? एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ जो लोग हैं वो सब के सब क्या हैं? अलग अलग हैं। अब मान लो आपके पास कोई एक पेन है या फिर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसके चार कोने हो सकते हैं। अगर चारों कोना अलग अलग चीजों से मैं जोड़ दूं, मतलब वो डिफरेंट है, तब जो आपका कार्बन या बीच में एटम है ना, उसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर कैन बी डिफाइंड एज द थिंग्स विच आर अवेलेबल इन द सेंटर पोजीशन हैविंग ऑल फोर बॉन्ड्स कंपाउंड एज डिफरेंट। आया समझ में? सिमेट्रिक कार्बन का नाम ही कायरल कार्बन। हाँ, और सबसे ज्यादा काम का अगर कोई वर्ड है इन तीनों में से तो वो है कायरल। असिमेट्रिक तो आप नाम से पहचान जाओगे, असिमेट्रिक का मतलब सबके सब क्या होने चाहिए? अलग अलग। स्टीरियो सेंटर का मतलब जिसका हम स्टीरियो आइसोमेर जब बनाएंगे तो वो इससे अलग होने चाहिए। अब कैसे अलग होने चाहिए आ जाओ देखते हैं। अगर मैं इस कंपाउंड को मिरर के सामने रख दूं ऐसे, तो बताओ मिरर इमेज में क्या होता है? अगर मैं मिरर के सामने खड़े हो जाऊं तो मेरा हेड जो टॉप पर है वो टॉप पे ही दिखता है इमेज में कि बॉटम पर? टॉप पे। और अगर हमारे लेग की बात करें हम तो लेफ्ट का राइट रहता है। नहीं नहीं, लेग लेग की बात करें, लेग अच्छा वहीं पे रहता है। वही रहता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि मिरर के सामने खड़े होने से मेरे वर्टिकल पोजीशन पे कोई चेंज नहीं आता। नहीं आया समझ में? आ गया, मतलब आ गया। वर्टिकल नहीं है। हाँ, वर्टिकल तो सेम ही रहेगा, तो यानी कि ये पी और ये आर वैसे ही रहेगा। हम्म, लेकिन हमें ये चीज भी मालूम है, अगर मैं कभी कंघी करूं मिरर के सामने तो हमारा राइट साइड मिरर इमेज में लेफ्ट साइड दिखता है। यस सर। यानी कि अगर राइट लेफ्ट दिख रहा है तो लेफ्ट राइट दिखेगा। यानी कि जो क्यू और एस दिख रहे हैं ये अपने ही पोजीशन पर रहे होंगे कि चेंज हो चुके होंगे मिरर इमेज में? चेंज हो गए। चेंज हो गए होंगे। यानी इधर एस हो गया होगा और इधर क्यू। नहीं है समझ में? सर जो स्टीरियो सेंटर है उसकी उसी के टाइप है एसिमेट्रिक कार्बन और नहीं नहीं, सिमेट्रिक स्टीरियो कार्बन। सेंटर का ही नाम असिमेट्रिक कार्बन भी है और कायरल कार्बन भी है, उसी का नाम है। ठीक है, देखिए अब जो ये इमेज बना है ये रियल वाला है, और ये कौन सा इमेज है इसका? मिरर इमेज। अब मैं क्या करता हूं ना, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं ऐसे, तो बोलो क्या होगा? ये एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप करेंगे नहीं करेंगे? नहीं करेंगे।
नहीं करेंगे। अगर मैं Q और S को सेम ही कर देता, मतलब यहाँ पर भी Q, यहाँ पर भी Q, तो ये इसका मिरर इमेज में भी Q Q आ जाते हैं। हाँ, तो उस केस में ओवरलैप कर पाते कि नहीं कर पाते? लेकिन एक ऐसा भी तो होना चाहिए। नहीं, मान ले अगर वो स्टीरियो सेंटर नहीं है, मतलब वो असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, उसमें दो कोई सेम सेम है, तो बताएं उस केस में ये ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बनाएंगे नहीं बनाएंगे? जो मिरर इमेज बन रहा है होंगे। वो सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? इम्पॉसिबल होगा। इम्पोजेबल होगा। और अगर इम्पोजेबल है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते हैं। और अगर नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ऐसे ही कंपाउंड्स को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स। क्या बोलते हैं? इनहेंसियोमर। इनैंशियोमर्स। अब हम समझते हैं इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। फटाफट मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इनैंशियोमर्स कैन बी डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल्स which mirror images is not superimposable onto each other। वो कंपाउंड्स जिनके मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनैंशियोमर्स। बोलो सही है? अच्छा, सुपर इम्पोज मतलब वही ओवरलैप वाला ना। हाँ, जो एक दूसरे के ऊपर रख दिया तो कंप्लीटली ढक जाते हो। अच्छा। जो नहीं ढकेंगे वो इनैंशियोमर्स हैं। अच्छा। समझ में आ गया? यस सर। पक्का ना? हाँ, जो नहीं ढकेंगे वो इनहेंसियोमर। हाँ। कायरल कार्बन कौन होगा? जो मतलब एसिमेट्रिक हो। जो असिमेट्रिक हो, जिसके चारों लोग जो जुड़े हैं वो एक दूसरे से अलग अलग होने चाहिए। अब देखिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, नॉन, अरे क्या हो गया, चलो, नॉन सुपर इम्पोजेबल्स, जो मॉलिक्यूल्स नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कायरल मॉलिक्यूल्स बोल सकते हैं। यस सर। और जो ये प्रोसेस है या जो फिनोमेना है उसको हम क्या बोलेंगे? कायरलिटी। अच्छा। समझ रहे आराम से? मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनका मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और उन्हीं कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? कायरल मॉलिक्यूल्स। अब जो कंपाउंड के अंदर ये नेचर है ना जिसकी वजह से वो कायरल मॉलिक्यूल बना हुआ है, उसी नेचर या प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कायरलिटी। आ गया समझ में? यस सर। चलो मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप ना पहले चेक करो कि ये कायरल है कि नहीं है। CHBrICl, बोले क्या लगता है ये कायरल मॉलिक्यूल है नहीं है? है। है। और कायरल कार्बन कौन होगा? बीच वाला। इसको हम कई बार स्टार मार्क करते हैं, जिसको हम स्टार बोल रहे हैं ना, इसको हम बुक के लैंग्वेज में एस्टेरिस्क बोलते हैं। अगर आपका वो डायल पैड अपना यूज करते हैं जब फ़ोन में, तो आपको दिखता होगा स्टार 0 एक साथ लिखा रहता है। यस सर। तो वो जो स्टार है ना, इसी को हम बुक के लैंग्वेज में एस्टेरिस्क बोलते हैं। हाँ। ठीक है, अगला देखें। बताएं, कायरल कार्बन है नहीं है? है। नहीं है। देखिए यहाँ, कैरल तो जो ओवरलैप ना हो ना। नहीं बच्चे, कायरल में हमने कहा था जब कार्बन के चारों एटम्स जो बॉन्डेड हैं सबके सब क्या होने चाहिए? अलग अलग। अलग। इसमें देखो सब अलग नहीं है, ये दोनों क्या हो चुके हैं? सेम हो सेम। चुके हैं। चलो अगला देखो। देखो बताओ।
पहला वाला नहीं है। वाला दूसरा वाला में नहीं है। सेंटर एटम नहीं है। दूसरा वाले में नहीं है सेंटर एटम, देखो होगा, ये होगा सेंटर एटम। ये है दूसरा। है? कैसे पता चला है? अलग अलग है ना। यहाँ ओ कौन एच होगा? है, सी एच थ्री है, सी यहाँ, एच थ्री, वेरी गुड, यहाँ कौन होगा? C2H5। नहीं, ये CH2 है ना। दोनों को मिला के हाँ, पूरा C2H5 होगा, लेकिन जिससे ये डायरेक्ट जुड़ा है वो कौन है? CH2। और एक वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही होगी? हाइड्रोजन से। क्योंकि तीन ही बॉन्ड है, और हमें मालूम है बॉन्ड लाइन में वैलेंसी किससे कंप्लीट होती है? हाइड्रोजन के साथ। तो वेरी गुड, ये कायरल कार्बन है। ये बताए? ये नहीं है। अब मैं कुछ फॉर्मूला लिख के करा रहा हूँ आपको, देखिएगा। CH3 C Cl CH3 और इधर मान ले H। है ये। है? नहीं, ये नहीं है। ये तो ये कार्बन किससे जुड़ा है? एक CH3, नीचे किससे जुड़ा है? H, फिर किससे जुड़ा है? Cl, फिर किससे जुड़ा हुआ है? CH3। जब ब्रैकेट में मतलब सीख के हैं तो मतलब हाँ, सेंटर में है। हाँ, ये बीच में है। हम्म, आया समझ में? अच्छा। CH3 C H C2H5 Cl। चलो बताए। वाला नहीं है कि है? नहीं है। है बच्चे। देखो, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है, और यहाँ C2H5 है। सेम है, अलग अलग है? CH3 C2H5 अलग अलग है ना। हाँ। अगर आपको मान लो दिक्कत होती है सर, तो जुड़ा तो एक ही से होगा ना, दोनों से थोड़ी जुड़ा होगा एक साथ। तो देखो, हम्म, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? C2H5 कैसा होगा? यहाँ होगा CH2 CH2, और यहाँ होगा CH3 CH3। तो देखो, CH2 और CH3 सेम है, अलग अलग? अलग अलग है। दिख गया? ये सब चलो, बोलना ही चाहे उल्टा बोली। अरे कोई इशू नहीं है, देखो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। यहाँ देखो, बी में है ये भी। है C, ये भी है। मैं मान के चलूँगा अब आपको ये समझ में आ गया। ये सर। चलो फटाफट आप स्टीरियो सेंटर पहले पढ़ो यहाँ से यहाँ तक, फिर आगे बात करेंगे। ये कुछ नहीं है ना, ये गलती से हो गया यहाँ पर। क्या रिलेटिव पढ़िए यहाँ तक, इनएंशियोमर्स के बारे में, कि इनएंशियोमर्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। पहली चीज़ हमें क्या समझ में आया, इनएंशियोमर्स कौन होते हैं? अभी आपने बताया था। इसका क्या नाम है, या कैसे पहचानेंगे? नॉन नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या हुआ? कंपाउंड अलग अलग हैं,
कि कंपाउंड का बस कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग है। मतलब वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, हाँ, लेकिन कंपाउंड एक ही होंगे, कंपाउंड अलग अलग होंगे, सेम होंगे। सेम होंगे। अगर कंपाउंड सेम है, ध्यान से सुनिएगा, तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी, जैसे कि मान लें उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब कुछ सेम आएगा, अलग अलग आएगा? सेम आएगा। सेम आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? एक डेक्स्ट्रो होगा, एक सेकेंड, एक डेक्स्ट्रो होगा, तो दूसरा क्या होगा? लियो। लेइवो होगा। लियो। बताएं दोनों में क्या डिफरेंस है? क्या कंपाउंड अलग अलग होते हैं? नो सर, सेम होते। क्या डिफरेंस होता है? कोई तो डिफरेंस होता होगा ना, एक डेक्स्ट्रो है एक लेइवो है तो। वो सॉल्यूशन में पास करने में मतलब लाइट का डायरेक्शन चेंज होता है। ये क्लॉकवाइज घुमाता है और ये एंटी क्लॉकवाइज। क्या यही डिफरेंस है बस? तो ये मैं क्या कह सकता हूँ, जो इनएंशियोमर्स होते हैं उनके सब कुछ सेम है, साइज, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सब कुछ क्या है? सेम है। तो डिफर कहाँ करते हैं सिर्फ? दे डिफर ओनली इन द रोटेशन ऑफ, किसको रोटेट करते हैं ये? लाइट को। कौन सी लाइट को? पीपीएल। हाँ, प्लेन पोलराइज लाइट को। कोई एक उसको राइट घुमाएगा तो दूसरा कोई लेफ्ट घुमा देगा, कोई क्लॉकवाइज घुमाएगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, बस यही डिफरेंस है। बाकी इनएंशियोमर्स में कोई और ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। और ये चीज़ आपको याद रखना है, इसका डिफरेंस। इस पे भी आपके बोर्ड में एक दो सवाल आते रहते हैं, ठीक है? याद रख पाएंगे हम? यस सर। ठीक है, अब हम समझते हैं इनएंशियोमर्स कैसे निकालना है हमें। इसमें ना एक टॉपिक होता है, उसको बोलते हैं हम अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। अब हम इसी की बात करेंगे, ये क्या होते हैं, थोड़ा आराम से सीखेंगे। मान लो कुछ होता होगा, अभी ना क्या होता है उसको छोड़ दे, मान लो कुछ होता होगा, और मैंने कहा अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके का आता है, एक आर और दूसरा एस। अब मान लो आर है, इसका जो मिरर इमेज था वो एस बन गया, तो बताओ वो सुपर इम्पोजेबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ आर और एस इनएंशियोमर्स हो चुके होंगे? यस सर। अब मान लो मैं आर घुमाता और वापस से आर ही मिल जाता, तो क्या होते? इम्पोसिबल, सुपर इम्पोसिबल। हाँ, तो हम उनको इनएंशियोमर तो नहीं बोलते, हम उनको फिर क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल। अब आइडेंटिकल का मतलब था सेम। सेम ही क्यों बोल रहे होंगे? क्या मुझे पहले से ही मालूम था कि कंपाउंड का फॉर्मूला, कंपाउंड की फिजिकल स्टेट, कंपाउंड की सोलबिलिटी, कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ सेम था? डिफरेंस कहाँ था? एक राइट घूमता था तो दूसरा लेफ्ट। अगर राइट वाला रेक्टस है तो लेफ्ट वाला रेक्टस तो नहीं आएगा, फिर वो क्या हो जाएगा? सिनिस्टर, यानी कि एस में हो जाएगा। हाँ। यानी कि अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन से मुझे मालूम चलता है कि वो आर है कि एस। अगर आर का मिरर इमेज एस बनता है तो क्या हो चुका होगा? इनएंशियोमर्स। और अगर आर का आर बन जाए या एस का एस, तो वो क्या हो चुका होगा? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल। बोलो, बात समझ में आ गई? अब सवाल आता है, सर हमें कैसे मालूम चलेगा अब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन किसका क्या होता है, किसका आर होता है और किसका एस? तो चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं आर और एस का पूरा नाम क्या है। आर का पूरा नाम है रेक्टस और एस का पूरा नाम है सिनिस्टर। ध्यान से सुने, इसका क्या नाम है? सिनिस्टर। इसका क्या नाम है? रेक्टस। यही दो कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल है, और कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है एक क्लॉकवाइज होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, बीच का कुछ भी है नहीं। अब देखिए हम निकालते कैसे हैं, इसके लिए आपको एक ट्रिक याद करनी पड़ेगी, कोई भी, चाहे VCR याद कर लो या HCS। बोलो कौन सा याद हो जाएगा आपको आसानी से? मतलब किस चीज़ के लिए याद करना है? अभी बस आप सुनते चलें, कुछ ऐसा होता है जब हम पॉइंट्स को सारे बना देंगे
जब हम इनको कनेक्ट करेंगे तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी बस मान के चला ऐसा कुछ होता है वीसीआर। वीसीआर से, अगर आपको पता होगा तो पता नहीं, अब आप जब छोटे थे तो ये पॉपुलर नहीं था। जब हम लोग छोटा हुआ करते थे, आज से 25-30 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उस समय ना वीसीआर एक बहुत बड़ी चीज़ होती थी। ये गांव वगैरह में आता था और कहीं एक जगह पर्दे वर्दे पे लगाया जाता वीसीआर, फिर गांव के सारे लोग इकट्ठा होकर उसको देखा करते थे। तो उस समय ना डीवीडी वगैरह भी प्रोजेक्टर। हाँ प्रोजेक्टर जैसा ही था। उसमें डीवीडी वगैरह नहीं हुआ करता था। वीसीआर के बाद हमारा सीडी आया। सीडी याद है आप लोग को? उसमें कैसेट डालते थे। यस। फिर डीवीडी आया। हाँ। उसके बाद जाके हमारे फिर टीवी वगैरह क्या है, केबल आने लगे कनेक्शन। तो हमने केबल कनेक्शन के और आगे बढ़ गए हम लोग, और अब सीडी डीवीडी ये सब आउट ऑफ यूज हो चुके हैं। अब हम इनको प्रचलन में यूज नहीं करते अब। तो हो सकता है आपने वीसीआर वर्ड कहीं सुना होगा। वो इसमें रेक्टेंगल से में था जिसमें दो होल होते हैं ना। बस 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 एकदम सही है। आ गया समझ में? हमें उसको समझना नहीं है, हमें उसको कहीं यूज नहीं है। जो अभी हमने आपको बताया ना वीसीआर वगैरह का, उसका कोई यूज नहीं है, बस एक ट्रिक की तरह हम यूज करेंगे। और हमने क्या सीखा, वी सी का मतलब आर है। अब हम सोचते हैं वी क्या है। वी इज वर्टिकल, सी इज क्लॉकवाइज। अगर कोई चीज वर्टिकल और क्लॉकवाइज घूमती है हम उसको क्या बोलते हैं, रेक्टस, यानी आर बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं वी को वी रखूं, सी को चेंज कर दूं, क्लॉकवाइज के बजाय क्या कर दूं, एंटी क्लॉकवाइज, तो बताओ दोनों का रोटेशन सेम है कि अलग अलग हो गया है? अलग अलग। तो कंपाउंड सुपर इम्पोजेबल होगा कि नॉन सुपर इम्पोजेबल? तो नॉन सुपरइम्पोजेबल। यानी कि इनएंस्योमर बनेगा। हम्म। बोले यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नो बताओ सर। आर का आर बनेगा तब ये सुपर इम्पोजेबल नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे कि जब आर का एस बन जाएगा? सुपरइम्पोजेबल मतलब नहीं, हमें नॉन अलग सुपर का। इम्पोजेबल ढूंढना है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। ऐसे याद रखिए, हमें इनोन्स्योमर चाहिए। इनोन्स्योमर कब मिलेगा, जब आर का आर मिलता है या आर का एस मिलता है। आर का एस मिलता है। यानी कि ये अब क्या बन चुका होगा, एस। अब बस सुनते चलें, कुछ ऐसा होता होगा। अब हम इसको याद कैसे रखें सर? हमने सुना कि जब हम एक को उल्टा करेंगे तो दूसरा अपने आप उल्टा हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इससे ना एक और बनाते हैं, एच सी। अब हम किसको चेक करने जा रहे हैं, एच सी को। एच सी का मतलब हॉरिजेंटल क्लॉकवाइज। जैसे वर्टिकल क्लॉकवाइज है, क्या हॉरिजेंटल क्लॉकवाइज भी पॉसिबल है? अगर हॉरिजेंटल क्लॉकवाइज होगा तो क्या आएगा, देखो ध्यान से। क्या मुझे वर्टिकल का क्लॉकवाइज पता है? यस सर। आर होता है। तो हॉरिजेंटल का क्लॉकवाइज क्या आएगा, ऐसा आएगा। अब समझते हैं कैसे मालूम चला। अभी हमने सीखा था अगर हम किसी एक को पलटी मारते हैं तो दूसरा अपने आप पलट जाता है। यानी कि जैसे आपने सी को ए सी बनाया था, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज, तो आर क्या बन गया था, एस। इसी तरह अगर आप वी को एच बनाओगे तो फिर आर क्या बन जाएगा, एस। क्या हॉरिजेंटल में एक केस और पॉसिबल है, कौन सा, गेस करो। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो गया। हाँ देखो, वर्टिकल में दो पढ़े, वर्टिकल का क्लॉकवाइज और वर्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। क्या हॉरिजॉन्टल का एंटी क्लॉकवाइज बचा होगा अभी? अब अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो देखो ये तो सेम ही है। मैंने इसको पलटी मार दिया तो बोलो यहाँ पे एस मिलेगा, आर मिल जाएगा, आर। आर। क्या मुझे इससे भी देखने आना चाहिए था? अगर मैं इससे कंपेयर करता तो देखो मुझे क्या मिला, वी को मैंने चेंज किया एच, तो आर का क्या मिलना चाहिए था, एस। यस सर। लेकिन मैंने सी को भी अगर चेंज करके ए सी कर दिया तो क्या ये एस को फिर से चेंज करके आर बनाना पड़ेगा? हाँ। इसको आप ऐसे याद रखो, अगर एक बार माइनस करना है तो नंबर छोटा होता है, और किसी वैल्यू को दो बार माइनस कर दो तो वही आ जाता है क्या, बड़ा। नहीं बड़ा नहीं, वही आता है। इसको आप ऐसे समझो, मान लो आपके पास एक नंबर था एक्स,
आपने एक बार इसको माइनस किया तो ये क्या बन चुका होगा, -x, यस सर। यानी कि उल्टा हो गया। अगर मैं कहूँ इसको एक बार और माइनस कर दो, यानी कि -(-x), तो ये क्या बन जाता है, सेम। +x, यानी कि पीछे वाले को रिपीट कर देगा। तो एक चेंज करोगे तो उल्टा कन्फिग्रेशन आएगा, दो चेंज करोगे तो सेम ही आना है। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर v को भी चेंज किया हमने, c को भी चेंज किया हमने, तो एक चेंज हुआ है कि दो चेंज, दो चेंज। तो दोनों में क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। हाँ। तो देखो r का r आ गया। चलो कुछ और थोड़ा बहुत सुनते हैं, बस अभी आप सुनते चले क्योंकि कुछ ऐसा ऐसा है। मान लो मेरे पास, मुझे मालूम है कि HCS होता है, मान लो हमने दिया है कि HC का S होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ बताओ VAC का क्या होगा। मतलब क्या बताएं? कॉन्फ़िगरेशन, अगर H में C है, हॉरिजॉन्टल का क्लॉकवाइज S होता है, तो वर्टिकल का एंटी क्लॉकवाइज आप क्या उम्मीद करते हो, S कि R? आर। R, लेकिन इसका आंसर S आएगा। सुनो क्यों, क्या आपने इसको चेंज किया है, क्या आपने इसको भी चेंज किया है? यस सर। याद करो, जब दो बार चेंज करते हो तो सेम आ जाता है। हाँ। नहीं याद आया? आ गया। चलो अब धीरे धीरे हम इसको क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, तब समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली। क्वेश्चन के लिए कुछ स्टेप्स हम ध्यान रखेंगे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबकी नंबरिंग करनी होगी। क्या करना है, नंबरिंग। चार पार्ट्स हैं तो चारों की नंबरिंग होगी 1 2 3 एंड 4। नंबरिंग किस हिसाब से होती है, तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किसके ऑर्डर से होगी, एटॉमिक मास। हाँ, जिसका मास ज़्यादा उसका नंबर सबसे कम। मतलब ऐसे समझ लें कि जो सबसे ज़्यादा भारी होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा, यानी कि वो 1 पर आएगा। मान लें मेरे पास ऑप्शन है, ये कार्बन है, इधर ऑक्सीजन है, मान लो OH, इधर मान लो कुछ नाइट्रोजन वाले कंपाउंड NH2, इधर मान लो क्लोरीन, और इधर मान लो आयोडीन। तो आपको क्या लगता है प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी? क्लोरीन की। नहीं बच्चे, आयोडीन की ना। हाँ हाँ। तो ये हो जाएगा 1। बताओ इसके बाद 2 कौन होगा? क्लोरीन। क्लोरीन, वेरी गुड। 3? नाइट्रोजन। नहीं। ऑक्सीजन। कार्बन। ऑक्सीजन, अरे कार्बन कहाँ था बच्चे, कार्बन तो सेंटर है ना। अच्छा। यस सर। और ये होगा 4। ऑक्सीजन का मास नाइट्रोजन से ज़्यादा होता है। बोला आगे समझ में? ठीक है। अब ये जो नंबर हमारा 4 नंबर होगा इसमें का, हमेशा ये जो 4 नंबर होगा ये मुझे बताएगा मुझे हॉरिजॉन्टल चलना है कि वर्टिकल। मान लो ऐसा कुछ होता होगा। फिर 4 नंबर तो ये बता दिया, अब मुझे पता करना है ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज। तो उसके चलने का तरीका है 1 2 3। क्या है, 1 2 3। 1 से चलेंगे कहाँ, 2 पर, और 2 से कहाँ चलेंगे, 3 पर। एक बात ध्यान रखना, हम 1 से 3 जंप नहीं करेंगे, लाइन से चलेंगे। पहले 1 से 2, फिर 2 से 3। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं और मुझे कुछ ऐसा दिया गया, मान ले मैं कुछ आपको दे रहा हूँ, मान, हॉरिजॉन्टल हो तो। हाँ मैं बता रहा हूँ, घबराए नहीं। मान लो कुछ ऐसा दिया है, इधर OH, इधर H, इधर मान लो D, इधर मान लो कुछ CH3 मान लो। तो सबसे काम पहला होता है इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करना। डिसाइड करो प्रायोरिटी इनकी क्या है। डी क्या है? डी ड्यूटेरियम। H के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। इसका नाम होता है प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटेरियम, और इसका नाम ट्रिटियम। तीनों का एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। इसका मास 1, इसका मास 2 और इसका मास 3। ऑक्सीजन आएगा।
हाँ ठीक है, ये हो फिर गया वन, कार्बन, ये हो गया टू, DH में नहीं पता। डी एच में नहीं पता, D अलावा। डी होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा है ना। हाँ, और एच का चौथा। चौथा। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अब। नो सर। अब देखिए, सबसे पहला काम ढूंढो 4 नंबर कहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है। वर्टिकल। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, वी। अब ये पहला स्टेप क्लियर हो गया। हाँ, अगले स्टेप में हमने कहा था रोटेशन चेक करना है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। तरीका क्या है चलने का, 4 3 2 1 ऐसे पता है। नहीं नहीं, 1 से 2, 2 से 3। रोटेशन हमेशा ऐसा होगा, 1 से 2 और 2 से। वर्टिकल का रोटेशन 1 2 3 ऐसे है। वर्टिकल छोड़ दो, वर्टिकल समझ में आ गया ना कि वर्टिकल कुछ होता है। अब भूल जाओ। हाँ। अब आपको चेक करना है 1 2 3 कहाँ पर है। बोलो 1 कहाँ है, ओ एच। हाँ, मुझे 1 से कहाँ जाना है, 3 पे 2 2। 1 2 3 और 2 से कहाँ क्लॉकवाइज। जाना है, 3। ये देखो कौन सा रोटेशन दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा आप। सी। और जैसे मुझे वी और सी मिल गया, मुझे याद आ गया अगला टर्म कौन है, आर। आर। यानी इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा रेक्टस। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, रेक्टस। रेक्टस। मुझे मालूम है कि इसका जो मिरर इमेज होगा ना, वो इसका सिनिस्टर आना चाहिए, उल्टा। इनएंशियोमर्स हैं तो जाहिर सी बात है नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, जब आप इस कंपाउंड को मिरर के सामने रखोगे तो वर्टिकल में तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ होगा, हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल। बट फिर भी अपने तसल्ली के लिए एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। बताओ इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ऊपर क्या रहेगा, ऊपर H ही रहेगा। वेरी गुड। नीचे CH3 राइट साइड में D और लेफ्ट साइड में H। ओ एच। बोलो सही है। हम्म, वापस से स्टेप नंबर 1, प्रायोरिटी। बताओ सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी, OH की है। ओ एच की, वेरी गुड। दूसरा, मिथाइल। तीसरा, ड्यूटेरियम। चौथा। हाइड्रोजन। अब इतना हो गया, उसके बाद आप चेक करो, मुझे सबसे पहले ढूंढना है कि हम चल कहाँ से रहे हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। 4 नंबर कहाँ है, हाइड्रोजन पे। नहीं वो कहाँ है, हॉरिजॉन्टल वाले कॉलम पर, वर्टिकल वाले कॉलम पर। वर्टिकल। तो पहले क्या लिख देंगे, B। अब बताओ कैसे चलते हैं। ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है। हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो उल्टा चल रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा, वी ए सी। हम्म, बोलो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, S। एस। क्यों आया मुझे समझ में, क्योंकि देखो वी का वी तो सेम ही है, सी को हमने क्या किया, ए सी। एक चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाता है, एस। सर यानी ये रेक्टस सिनिस्टर है क्या? ये रेक्टस और सिनिस्टर जो हमारे डेक्स्ट्रो और लेवो कंपाउंड है ना, उसके फॉर्म है। कोई भी कंपाउंड अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मिरर इमेज सेम ही आता है। हम्म, लेकिन अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसका मिरर इमेज रियल इमेज से क्या आएगा, अलग आएगा, क्योंकि वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। हाँ। तो जो दो अलग अलग फॉर्म आ रहा है, एक डेक्स्ट्रो एक लेवो, उसी दोनों में से एक का नाम रेक्टस रखते हैं और दूसरे का नाम सिनिस्टर रखते हैं। रेक्टस और सिनिस्टर जो है। करेक्ट। इसका क्या आया था, वी ए सी
एस, तो मुझे मालूम हाँ उसका आंसर आर ही आएगा, तभी ये इनएंशियोमर्स होंगे, अदरवाइज इनएंशियोमर्स कभी हो ही नहीं सकते। चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं। ये देखो एच और ओ एच मिरर इमेज में भी सेम ही रहेंगे, चेंज कहाँ हो जाएगा, देखो यही आएगा। प्रायोरिटी असाइन करें फटाफट, 1 2 3 4, हाँ 4 नंबर कहाँ है, वर्टिकल। तो वी हो गया। अब देखो 1 2 3, 1 2 3 ऐसे घूमना पड़ेगा क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, तो वी सी के साथ हाँ, यानी कि रेक्टस होगा। चलो अगला क्वेश्चन दूँ अब। मतलब क्या एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रेक्टस है? हाँ पहले वाला केस में सिनिस्टर था ना? सेमिस्टर था, हाँ। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, करें। CH3 OH H CH2 CH3, आप बता सकते हैं ये मॉलिक्यूल कायरल मॉलिक्यूल है कि अकायरल, कायरल है कि अकायरल, कायरल है। कायरल है। जितने भी इनएंशियोमर्स आप पढ़ रहे हो ना सब कायरल वाले हैं। ये देखो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होगा, ये इधर H, यहाँ OH, यहाँ CH3, यहाँ CH2 CH3, सब अलग अलग कंपाउंड से जुड़ा हुआ है। करें जल्दी से करें। हाँ अब देखो ऊपर वाले कंडीशन में कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, नीचे वाले कंडीशन में कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और फिर एक CH3 है, ऐसा चेक करो। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम, ये सर। हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम सेम, डिफरेंट कहाँ है बताओ, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, ऊपर वाले की नीचे वाले की, नीचे वाले की। क्योंकि इसमें कार्बन आ चुका है। आप ऐसे समझो, मान लो 2 बच्चे थे, उनका नाम था एक का अमन और एक का भोला। आप जब रजिस्टर पर अल्फ़ाबेटिकली नाम लिखोगे तो किसका नाम पहले आएगा, ही। ए का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको अलग ऑप्शन देता हूँ, एक का नाम है अमन और एक का नाम मान लीजिए अनूप। अब देखो ध्यान से, क्या कंफ्यूजन आ गया, दोनों ए से आ गए हैं। अब किसका नाम पहले आएगा, अनूप का। कैसे पता चला, एम मैंने बताएंगे। हाँ तो अमन का पहले है। अमन का पहले आएगा। क्यों, क्योंकि देखो जब पहला सेम हो गया आप दूसरा चेक किए हो, यस बस सर। यही करना है। क्या इसके हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो चुके थे, फिर मैं किसको चेक कर लूँगा तब, कार्बन को। कार्बन को। आगे समझ में, ये सर। ठीक है करिए फटाफट। वो एच एक पहला वाला है। पूरा करके मुझे बस आंसर बताएं, रेक्टस सिनिस्टर आपको ये बताना है, या फिर ऐसे कर लीजिए VCR है VACS है ऐसे। ये 3 क्वेश्चन दिया मैंने, तीनों का फटाफट आंसर निकालिए। पहला वाला क्या, रेक्टस है सिनिस्टर, रेक्टस। क्या आया है बताइए कॉन्फ़िगरेशन। ये रेक्टस ना। नहीं रेक्टस में मतलब कैसे, VCR से आया है, कैसे आया है, HCr। HCR नहीं होता बच्चे, HCS। हाँ HC का S होता है। कैसे याद करना था, हमें मालूम VC का R होता है, तो C और C सेम है,
V को चेंज करके आपने H कर दिया, तो R चेंज होगा कि नहीं होगा? होगा। तो हो जाएगा S ना, यानी कि इसका कन्फिग्रेशन सिनिस्टर आएगा। बोलो सही है? हम्म, ठीक है, अब ये करो सेकंड। इसका आंसर सिनिस्टर आएगा। कैसे किया हमने? पहले प्रायोरिटी इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4। इसकी 2 क्यों? क्योंकि कार्बन से कौन जुड़ा था? ऑक्सीजन। इसकी कम क्यों? कार्बन से कौन जुड़ा था? हाइड्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन करें। इसका आंसर सिनिस्टर आएगा। सही है। अब देखिए ये जो हमने बनाया है ना इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फीचर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन। और अगर हम इसी को ऐसे बनाते हैं टेट्राहेड्रल वाला फॉर्म, जैसे कि मैं बना के दिखाता हूँ कुछ ऐसा। मान लें यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर OH है, और मान लें यहाँ पर हमारा ड्यूटेरियम है, इधर कहीं Cl है। एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़ है, इधर ऐसा होगा Cl। याद आया कुछ? इसको हम क्या बोलते थे? वेज। हाँ। इसको क्या बोलते थे? डैश। तो इस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं वेज डैश प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? वेज वेज डैश टेस्ट। प्रोजेक्शन। मैंने आज पूरे अगर क्लास में हम एक चीज़ सीख लिया। हाँ बताएं। ठीक है। ठीक है। आज हमने क्या क्या सीख लिया? आज हमने कुछ नहीं, बस सीखा हमने कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस से पास करें तो वो या तो उसको राइट साइड घुमाएगा या तो लेफ्ट साइड, यानी या तो क्लॉकवाइज घुमाएगा या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज घुमाता है तो हम उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, और अगर उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाता है तो लेइवो। डेक्स्ट्रो और लेइवो दोनों एक दूसरे के क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स है। और ये जो फिनोमेना है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर हमने सीखा अगर कार्बन के चारों तरफ जो बॉन्डेड मॉलिक्यूल या एटम है वो सब अलग अलग है, तो उस कार्बन को हम या तो स्टीरियो सेंटर बोलते हैं या तो असिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, और सबसे पॉपुलर नाम उसका क्या है? कायरल कार्बन। ठीक है। फिर हमने सीखा कि इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। वो सारे कंपाउंड्स जिनके मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर्स। उसके बाद हमने सीखा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हमने सीखा दो तरीके का होता है, एक होता है रेक्टस, दूसरा होता है सिनिस्टर। निकालने का तरीका हमने सीख लिया। इस पे एक दो सवाल मैं अभी और कराऊंगा कल आपको। और अभी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें रह गया है। अगर सवाल ऐसा दिया है तो आप बता सकते हो कि सर वो रेक्टस है कि सिनिस्टर, बता पाओगे आराम से। ये सर। लेकिन अगर वही कंपाउंड इस फॉर्म में दिया होता वेज डैश में, तो क्या आप इससे बता सकते हो कि रेक्टस सिनिस्टर कौन है? इसमें नंबरिंग कर लेंगे तो नहीं? नहीं, अभी हमने इस बारे में तो कोई बात ही नहीं किया है। इसका तरीका अलग होगा। तो जब हमें ये कंपाउंड दिया जाएगा तो सबसे पहले हम इसको ये बना लेंगे, मतलब वेज डैश को क्या बना देंगे? फिशर। और उसके बाद हमें आता है करने, यानी कि कल की क्लास में हम क्या सीखेंगे? कन्वर्जन ऑफ वेज डैश इनटू फिशर। तो कल हम ये सीखेंगे कि वेज डैश को फिशर कैसे बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे करेंगे। अगली चीज़ जो आपको एकदम याद रखनी है वो ये है कि अगर डेक्स्ट्रो या लेवो में रोटेशन हुआ है, चाहे वो क्लॉकवाइज हुआ हो या फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितना एंगल हुआ है, और वो कितना एंगल रोटेट हुआ है इसके लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? हाँ, पोलरीमीटर। एकदम याद रखना पड़ेगा, इससे एक नंबर के सवाल आते रहते हैं आपके बोर्ड में। फिर हमने सीखा जो इनएंशियोमर्स होते हैं इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलबिलिटी, सब कुछ क्या होती है? सेम होती है। इनके बीच का डिफरेंस कहाँ है?
मेरे भी नहीं। ओनली इन रोटेशन ऑफ पीपीएल। इनका डिफरेंस कहाँ है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट के रोटेशन में कोई एक राइट में घुमाया होगा तो कोई दूसरा लेफ्ट में घुमाया होगा, यही डिफरेंस था ना, एक डेक्स्ट्रो था दूसरा लेफ्ट वो था। ठीक है, कल हम इसी के आगे अभी और कंटिन्यू करेंगे, तब चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी आपको। अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप इस रिकॉर्डेड सेशन को थोड़ी स्पीड से थोड़ा सा देख के आइएगा, कल हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्या? ओके बाय बच्चे, गुड नाइट। ठीक है, बाय, गुड नाइट।